नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब, क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई है और इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासदार कहां रहा। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात के केवड़िया में होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज के जरिए समारोह को संबोधित किया। इससे पहले सरदार पटेल की जयंती पर अमित शाह ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। शाह ने कहा कि मातृभूमि के लिए सरदार साहब का समर्पण, निष्ठा, संघर्ष और त्याग हर भारतवासी को देश की एकता व अखंडता के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा देता है। अखंड भारत के ऐसे महान शिल्पी की जयंती पर उनके चरणों में वंदन और समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी गोरखपुर पहुंच गई। यहां चपा देवी पार्क से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों को एक साथ साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कहते हैं कि अब यूपी में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत होती है, लेकिन उनके साथ मंच पर अजय मिश्रा टेनी बैठे थे। मैं कहती हूं कि दूरबीन छोड़िए और चश्मा लगाइए। यह सरकार जनता के खिलाफ आग उगल रही है, लोगों को मदद की जगह अत्याचार हो रहा है। मैं कुछ महीने पहले प्रयागराज बसवार गांव गई, वहां पुलिस ने निषादों की नाव को जला दिया था। नदी पर किसी का अधिकार है तो वो निषादों का है। आज किसान प्रताड़ित, त्रस्त है और सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है, तो आस्था की वजह से हम कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा विज्ञापन है, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा है, तो हो सकता है कि कहीं पे विकास जरूर आया होगा। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया, लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो कहीं इस बात में सच्चाई होगी। इसी तरह से जब हम प्रधानमंत्री जी को अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली जाते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहां जहां जाती हूं तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूं, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूं। मैं कुछ महीनों पहले प्रयागराज में बसवारा गांव गई थी। एक निषादों का गांव है। जब मैं वहां गई तब पुलिस और प्रशासन ने निषादों की नाव जला डाली थी। बहुत ही संकट में थे गांव वाले। मुझे तट तक ले गए दिखाने के लिए कि कैसे बेहाल कर दिया था उनके नावों को, किस तरह से राख बना दिया था।
मिशन 2022 फतेह करने के लिए बीजेपी संगठन स्तर पर मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों की बैठकें आयोजित कर रही है और इसी कड़ी में काशी क्षेत्र के 16 संगठनात्मक जिलों की बैठक का शुभारंभ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने किया। प्रयागराज के नैनी स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित इस बैठक को भाजपा संगठन महामंत्री सुनील बंसल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने संबोधित भी किया। दोनों नेताओं ने पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव जीतने के लिए बूथ जीतने का मंत्र भी दिया और इसी बैठक के जरिए पार्टी पदाधिकारियों को मिशन 2022 में जुटने का भी आह्वान किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी अपने संगठन के बल पर 2022 में 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की किसी भी दल से कोई लड़ाई नहीं है, जबकि विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है। पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं के बारे में उनकी नीति रीति का निर्धारण करती है और पार्टी ने हमेशा से अपने जो ऊपर का आर्डर होता है वो नीचे तक के लोगों को संवाहित करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो कैडर बेस्ड पार्टी है उसके जो चुनावी परिदृश्य है उसके आधार पर हमने जो विकास है वो हमारा मुद्दा है और विकास के आधार पर ही हमने आज काम शुरू किया है और जन जन तक का हमारा विकास का मुद्दा पहुंचा है। सर, विपक्ष को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं समझता हूं कि मुद्दा विहीन है विपक्ष। कोरोना के संकट काल में वो गायब रहा और आज वो चुनाव में जब निकल रहा तो जनता उनसे प्रश्न कर रही। एक भी बड़ा नेता संक्रमण के समय अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ा। आज वो जब वोट के लिए निकल रहे हैं तो लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ थे जब संकट था। जब विपक्ष लामबंद हो रहा है उसका कुछ नुकसान? और विपक्ष हमेशा लामबंद हुआ है और हमेशा जितना लामबंद हुआ उतना हारा है। सपा बसपा से बड़ा लामबंदी होगी? हारे, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। कांग्रेस सपा मिले, हारे, बसपा ने बाहर से समर्थन दिया था। अब की तो अलग अलग भी लड़ रहे हैं। किससे लड़ाई मान रहे हैं? इन सब की आपस में लड़ाई है, बीजेपी की किसी से लड़ाई नहीं है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की किसान पटेल नौजवान यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की मौजूदगी में समापन किया गया। आपको बता दें कि समापन में मौके पर नरेश उत्तम ने सभा को में योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि अखिलेश यादव ही योगी सरकार को हटाएंगे। शिवपाल यादव को लेकर भी नरेश उत्तम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जो अपना नेता मानेगा, उनमें जिसकी आस्था होगी और जो सपा की नीतियों को मानेगा, उन सभी का पार्टी में स्वागत है, लेकिन सपा में आने या समझौते के लिए अखिलेश यादव को अपना नेता मानना ही होगा। जी की तारीफ करते हैं, योगी जी मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन जनता की बात को नहीं सुन रहे हैं और ये दम्भ में है, अहंकार में है और ये सोच रहे हैं कि हम कभी हटेंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में जनता ने बड़ी बड़ी जितनी ताकतें थी उनको भी हटाने का काम किया है। 2022 में जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटा दी। समाजवादी पार्टी सक्षम है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सक्षम है। जनता श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। जनता का आशीर्वाद, किसानों का आशीर्वाद इस किसान पटेल यात्रा के माध्यम से मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। औरैया जिले के विधुना में वोट बैंक की खातिर दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक का सम्मेलन जन अधिकार पार्टी ने कराया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने सरकार एवं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बसपा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम जी की गरीब की पार्टी थी, लेकिन अब दौलत की पार्टी हो गई है और आपकी जन अधिकार पार्टी गरीब की पार्टी है। माननीय काशीराम जी के विचारधारा की पार्टी है। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी को उन्होंने दौलत की पार्टी कहा है और लेकिन अब दौलत की पार्टी है, ये बाबूराम ने कहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पक्ष विपक्ष पर ये निशाना साधते हुए बातें कही हैं। बसपा काशीराम जी की गरीब पार्टी है, ये उन्होंने कहा है और बीजेपी पर तंज कसा है कि अब ये अमीरों की पार्टी हो गई है। देखिए,
देखिए, आज के कार्यक्रम का जो मकसद है, जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ शब्द नाम से स्पष्ट है, लेकिन मैं और स्पष्ट आपसे कर दूं कि देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, जिनको आज़ादी के 75 साल बाद भी जो संविधान में हमें हक अधिकार दिए गए हैं वो नहीं मिले, और अगर वो हक अधिकार लेना है पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपस में भाईचारा बना के अपना वोट जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में करें और जन अधिकार पार्टी का प्रत्याशी जीत करके जाए और उनकी वो बात उठाए, सत्ता में बात रखे, जहां से उनकी समस्याओं का समाधान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां करने में जुट गई हैं और सपा एवं जनवादी पार्टी जैसे बड़ी पार्टियों ने गठबंधन तक किया है, तो वहीं जनता भी 2022 के विधानसभा चुनाव के इंतजार कर रही है। और इसी क्रम में जनवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और उपाध्यक्ष हसीब खान बलरामपुर जनपद के उतरौला विधानसभा के सादुल्लाह नगर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान वहां पर भारी भीड़ दिखाई दी। इस रैली में जहां पुरुषों की भीड़ दिखाई दी तो महिलाएं भी इससे अछूती नहीं रहीं। दूसरी तरफ जनसभा में महिलाएं भी हसीब खान के विचारों को सुनने के लिए प्रेरित नजर आई। जनता के संबोधन के दौरान हसीब खान ने वर्तमान सरकार पर निशाना भी साधा। तो आपको बता दें कि विचारधाराओं को लेकर के ये बातें कही गई हैं। वहीं इसमें अगर पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तो महिलाएं भी अछूती नहीं रही हैं। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ जनसभा में महिलाएं भी हसीब खान के विचारों को सुनने के लिए प्रेरित नजर आई, यानी लोगों ने खासा दिलचस्पी दिखाई है, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। जनता के संबोधन के दौरान हसीब खान ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। बेशक तौर पर यानी चुनाव की तैयारियों को लेकर जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सब ने सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाते हुए कई तंज कस रही हैं। और डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का एक ही लक्ष्य है कि चौहान समाज को एकत्र करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराना और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। इसी उद्देश्य के साथ में लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी चौहान समाज के लोग हैं, हर जगह पे कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे। और इस तरह से चौहान समाज भी इस तरह से अपने नेता को पसंद कर रहा है, अपने नेता के हाथों को मजबूत करने के लिए सहयोग कर रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी को किसी भी हाल में 2022 में मुख्यमंत्री बनाना। यहाँ उतरौला विधानसभा में मुद्दे ही मुद्दे हैं। लोगों ने यहाँ पे वोट तो लिया जनता से, लेकिन काम कुछ नहीं किया। यहाँ पे न स्वास्थ्य के लिए कुछ है, न शिक्षा के लिए कुछ है, न सड़क के लिए कुछ है। तो लोग गुमराह कर रहे थे, सबके साथ खेला होगा यहाँ, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो ओवैसी हो, जो भी गुमराह कर रहे हैं जनता को। जनता बहुत समझदार है, जनता ने सब कुछ देख लिया है। अब वो बार बार काट की आंटी नहीं चढ़ती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कलश यात्रा लेकर कन्नौज पहुंची हैं और इससे पहले वह एक दिन के प्रवास पर फर्रुखाबाद में रुकी हुई थी। कन्नौज के मेहंदी घाट पर पूर्व मंत्री शिक्षक की भूमिका में नजर आई। गंगा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने आमजन से गंगा स्नान से आसपास की गंदगी साफ करने का वादा भी लिया। सम्राट हर्षवर्धन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कन्नौज के सम्राट ही ऐसे थे जो हर 12 वर्ष में लगने वाले कुंभ के मेले में आना सब कुछ दान कर देते थे। गंगा एक महान शक्ति है। इसको देखिए कि हमारी तरफ से अपराधी को बचाने की कोई चेष्टा नहीं होती, अपराधी को पकड़ने में बिल्कुल देरी नहीं होती और अपराधी के बचाव में किसी का फोन नहीं आता, ना मंत्री का, ना एमएलए का, ना एमपी का, और ना कार्यवाही में कोई कमी रहती। हम अपराधियों के खिलाफ, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पुलिस के बाहर हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या पुलिस के ऊपर हो, कई लोग पुलिस पे भी हमले कर रहे हैं, हर तरह की बातें हैं। उसमें राज्य की सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता,
भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसदों की तरफ से कोई चेष्टा नहीं होती है कि हम अपराधियों की पैरवी करें या अपराधियों को बचाने की चेष्टा करें, बल्कि उन पर तुरंत कार्रवाई हो, यही सारी पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस्तीफा नहीं लिया गया, जबकि उनका बेटा 302 में नामजद है। और जो कार्यवाही उचित न्यायोचित प्रक्रिया के अंतर्गत थी वो तुरंत हुई है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छूटी है और बिल्कुल सही और जस्ट कार्रवाई हुई। और आगे भी जो योगी जी ने कहा कि अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम किसी दबाव में किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे, बात योगी ने स्पष्ट कही और उसी बात पर हमारी सरकार कायम है और बिल्कुल सब न्यायोचित कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक से हुई है। जो कुछ हुआ वो इतना दुखद है कि उसका स्मरण करना भी बहुत चित्त को दुखी करता है, क्योंकि इतना वायरल हुआ था वो सब पूरा का पूरा दृश्य, इतना विभत्स था, इतना दुखी करने वाला था। जाती हैं गंगा जी? मैं ये देना चाहती हूँ कि प्लास्टिक, पॉलीथीन और पॉलिएस्टर से बनी हुई चीज़ें या ऐसे केमिकल जो गंगा की धारा को अवरुद्ध करते हों या प्रदूषित करते हों वो ना छोड़ें, यही भगवान की सच्ची भक्ति है। अभी देखा जाए जिसके वहाँ से मौजूद थी उमा भारती जो कि मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने आज गंगा जी की जो आरती की है। उन्होंने कहा है कि जिस गंगा जी में जो पॉलीथीन होती है, पॉलिस्टर वगैरह थी, उनको ना डाला जाए, जिससे गंगा जी स्वच्छ रहें। कैमरा पर्सन प्रिंस श्रीवास्तव, हिमांशु तिवारी, जेएमडी न्यूज़ करना। लखनऊ में बीजेपी की ओर से आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पर्व के सरकारों को निशाने पर लिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि फर्क बहुत स्पष्ट है और 2014 के पहले भारत क्या था और 2014 के बाद भारत आज कहाँ है। 2014 के पहले भारत के अंदर अविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था और असुरक्षा का वातावरण था। 2014 के पहले देश के अंदर रोज एक नया घोटाला आता था। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित समागम में भी सीएम योगी सम्मिलित हुए। नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अध्यक्ष याहियागंज गुरुद्वारा कमेटी डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा मानसरोवर एलडी कॉलोनी सरदार संपूर्ण सिंह बग्गा जी, सतनाम सिंह सेठी जी, मनमोहन सिंह सेठी जी, सरदार निर्मल सिंह जी,
श्री मुरलीधर आहूजा जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर समर्पित आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर एक बड़े पंडाल में आज ये आयोजन यहाँ पर बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो रहा है। हम सब इस बारे में अवश्य जानते हैं कि सत्य, न्याय और धर्म के लिए किया जाने वाला कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। समय बीत जाता है, चार 400 वर्ष हो गए हैं, लेकिन बर्बर और अत्याचारी औरंगजेब के कुल खानदान को कोई पूछने वाला नहीं है। उस कालखंड में जो व्यक्ति मान के चलता था कि उसकी हुकूमत हमेशा रहेगी, वह भारत के धर्म को, भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को रौंद करके अनंत काल तक शासन कर पाएगा, उसके मंसूबे उसके जीवन काल में ही ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। दक्षिण यात्रा के बाद औरंगजेब उत्तर भारत में नहीं आ पाया, लेकिन सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान आज भी न केवल इतिहास में बल्कि हर एक भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान का एक नया भाव पैदा करता है। हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़े हुए उन ऐतिहासिक घटनाओं के भी उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश के अंदर हुए आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ, और 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ आज जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग की जीत का, और इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही तो खालसा पंथ के पीछे का उद्देश्य भी था कि अपने पथ से कभी विचलित न हो। जो सत्य का मार्ग होगा, जो धर्म का मार्ग होगा, जो न्याय का मार्ग होगा, बिना विचलित हुए, बिना डिगे, बिना हटे, बिना भटके, बिना झुके, उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे। सबको हिंदू रक्षक महाराज सुहेल देव का स्मरण करा देता है। भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। ये कोई केवल जातिवाद
से जुड़ा हुआ सम्मेलन नहीं है। सामाजिक चेतना को जागरूक करते हुए क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आगे क्या होना है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। और स्वाभाविक रूप से आपको भी इस बारे में देखना होगा। अपने इतिहास पर गौरव की अनुभूति करने वाला समाज अपने मित्र और अपने शत्रु को पहचानने वाला समाज हमेशा यशस्वी बनता है। लेकिन जो समाज अपने शत्रु और मित्र की पहचान नहीं कर पाता, जो समाज अपने गौरव पर, इतिहास पर गौरव की अनुभूति नहीं कर पाता, उसके सामने पहचान का और अस्तित्व का संकट खड़ा होता है। याद करिए, सरकारें आजादी के बाद बहुत सारी आई, अनेक सरकारें आई, कांग्रेस की भी आई, सपा की भी आई, बसपा की भी आई, केंद्र में भी आई, प्रदेश में भी आई। महाराज सुहेलदेव ने जो अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया था 10वीं 11वीं शताब्दी में, भाइयों बहनों, यह शौर्य और पराक्रम क्या अपने परिवार के लिए दिखाया था क्या? कहते हैं महाराज सुहेलदेव का पराक्रम इस रूप में था कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत की तरफ हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया। भारत के इतिहास का सबसे पराक्रमी क्षण था जब सालार मसूद गाजी को उसकी सेना समेत बहराइच के पास चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने पूरी तरह नष्ट करते हुए, भ्रष्ट करते हुए उस दुराचारी को वहां पर 2 खंभों में बांध करके आग में झोंकने का कार्य किया था, जीते जी झोंकने का कार्य किया था। और उसके दरिंदों को कहा था कि जाओ और गजनी जाकर के बता देना कि भारत आओगे तो आगे क्या होगा। भाइयों बहनों, बस महाराज सुहेलदेव को 1000 वर्षों तक क्यों भुला दिया गया? आपने कभी प्रश्न किया कांग्रेस के नेताओं से? उनकी सरकार प्रदेश में भी थी और देश में भी थी। सबसे अधिक समय तक 55 वर्षों तक प्रदेश में और 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस ने शासन किया। क्या महाराज सुहेलदेव के नाम पर इतिहास में कोई अक्षर? महाराज के कांग्रेस के नेताओं के नाम पर तो सबके नाम पर है, लेकिन जिस महापुरुष ने देश को गुलाम होने से बचाया, इस देश की रक्षा की थी, उनके नाम पर न कोई स्मारक, न कोई संस्था का नाम और न इतिहास में एक भी शब्द उनके नाम पर नहीं। समाजवादी पार्टी 4 बार थी प्रदेश में और केंद्र की सरकार में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और 3 बार थी, 3 का 4 बार थी। क्या कभी इन लोगों ने 4 बार प्रदेश में और 4 बार केंद्र में शासन में सहभागी बनने का अवसर मिला? लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर इतिहास में जुड़वाने, किसी संस्था का नामकरण करने, उनका स्मारक बनाने,
या फिर बहन जी ने ही किया। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए GMT न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।